हेलो फ्रेंड्स, ईशांश हार्ट हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ उपाध्याय, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जानेंगे रूट कॉज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का। चाहे आपका मोटापा हो, चाहे हार्ट डिजीज़ेज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अल्जाइमर डिजीज़ हो, इन सभी बीमारियों का एक रूट कॉज है जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज हम जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज हम जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहले तो ये जाने कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। इंसुलिन रेजिस्टेंस में सबसे पहले है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैंक्रियाज सेक्रीट करते हैं। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। मगर ये पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते कब हैं? जब हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है या ग्लूकोज बढ़ जाता है, तब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन का प्रमुख उपयोग ये है कि इंसुलिन हमारे सेल्स में शुगर पहुंचाने के काम करता है। इसको ज़रा हम समझें ज़रा एक डायग्राम से। समझ लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है बॉडी का। तो अगर आपने कुछ खाना खाया या किसी और कारणवश स्ट्रेस के कारण आपका ब्लड में शुगर बढ़ गया, ये ब्लड जा रहा है और इसमें मान लीजिए आपका शुगर हाई है, इसमें आपका शुगर हाई है। इस ब्लड में शुगर हाई है अभी। तो जैसे ही ब्लड में शुगर हाई हुआ, पैंक्रियाज इंसुलिन बढ़ा देंगे और ये इंसुलिन सेल के पास जाएगा और सेल के पास जाके ये इंसुलिन इस सेल को बोलेगा कि अपना दरवाज़ा खोलिए ताकि ये शुगर सेल के अंदर जा पाए। और सेल को शुगर की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा अगर सेल को ग्लूकोज ना मिल पाए तो इसीलिए सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है। सेल ग्लूकोज लेते कैसे हैं कि पहले इंसुलिन सेल के पास जाता है, वो सेल को बोलता है कि कृपया अपना दरवाज़ा खोलिए या कृपया शुगर को इनटेक करिए अपने अंदर। तो सेल शुगर इनटेक करता है। जब सेल ने शुगर ले लिया तो ये शुगर जो यहाँ थी, ये शुगर यहाँ से सेल के अंदर चली गई और ब्लड में जो शुगर थी, जो ऊपर थी, वो ब्लड में शुगर अब नीचे हो गई। ब्लड की शुगर नीचे हो गई क्योंकि वो शुगर सेल में पहुँच गई। ये इंसुलिन का नॉर्मल काम है। मगर कभी कभार क्या होता है कि या तो खराब खाने की वजह से या एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से सेल जो है वो आपका इंसुलिन इतना बढ़ता है कि सेल जो है इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अगर आप खराब खाना खा रहे हैं या एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं तो आपके ब्लड में शुगर हमेशा एलिवेटेड रहेगी, हमेशा बढ़ी हुई रहेगी मैक्सिमम टाइम। तो अगर इस ब्लड में इवन दो आपको अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है टेक्निकली, मगर आपके ब्लड में क्रॉनिक एलिवेशन ऑफ शुगर बोलते हैं इसको, मतलब शुगर बहुत टाइम तक आपकी बढ़ी रहती है। बहुत टाइम तक आपकी शुगर बढ़ी रहती है उसमें, तो इंसुलिन बार बार बने जा रहा है पैंक्रियास से। इंसुलिन बार बार बने जा रहा है तो इंसुलिन बेसिकली सेल को बम्बार्ड कर रहा है कि प्लीज़ अपना दरवाज़ा खोलिए और शुगर लीजिए। तो पहली बार तो जब इंसुलिन गया तो सेल ने दरवाज़ा खोल के शुगर ले लिया। अब सेल के पास शुगर है, सेल के अंदर ऑलरेडी शुगर है, मगर बिकॉज ब्लड में शुगर है अभी, तो इंसुलिन बने जा रहा है, वो सेल के पास जाया जा रहा है। तो सेल क्या करता है, अपने दरवाजे एक तरीके से बंद कर देता है और उसको कहते हैं इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। इंसुलिन जाता है मगर सेल जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जब सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बेसिकली सेल रेजिस्टेंट हो गया है इंसुलिन के। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है,
इसका मतलब है कि जो आपके ब्लड में शुगर बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, और सेल के अंदर ना जा पाने के कारण आपको ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, जिससे आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, आप फैट आप में एक्यूमुलेट होता है जिन कारण से। सो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो गया है तो आपको फैट एक्यूमुलेशन होगा ही होगा, बिकॉज जो एक्सेस शुगर है ब्लड में जो कि अब सेल में नहीं जा पा रहा है, वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होगा और स्टोर होगा आपकी बॉडी में। ऑल्सो जब ब्लड में एक्सेस शुगर रहता है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, वो बढ़ जाता है। तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और आपका एलिवेटेड लेवल्स ऑफ शुगर की वजह से आपका मोटापा भी बढ़ता है। एट द सेम टाइम एलिवेटेड लेवल ऑफ शुगर जो है वो बहुत सारे कैंसर्स का भी कारण है। तो अगर आप देखेंगे कि आपके जो शुगर लेवल जो बढ़े रहते हैं, इवन दो अभी आप डायबिटिक नहीं हुए हैं, तब भी अगर क्रॉनिकली शुगर लेवल बढ़े हैं जो कि आपके इंसुलिन को बढ़ा देंगे क्रॉनिकली, तो उस समय आपके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो आगे चल के डायबिटीज़ भी हो जाएगी, और अगर उसको ठीक ना किया जाए, और नहीं तो आपके हार्ट को डैमेज, ब्रेन को डैमेज, आपके आईज को डैमेज, आपके लिवर को डैमेज, सब चीज़ को डैमेज कर सकता है आगे जाके ये, और कैंसर भी कॉज कर सकता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बेसिकली फाउंड टू बी वन ऑफ द मेन रीजन्स, और I would not say the reason, it is primarily one of the main things after which a big disease follows up. So अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के समय ही अपने को ठीक कर लिया, इस चीज़ को हटा दिया इंसुलिन रेजिस्टेंस को, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और अपना मोटापा भी कम कर सकेंगे, ओबेसिटी भी कम कर सकेंगे। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या दो कारण हैं जो डाइट और स्ट्रेस वो कैसे काम करते हैं इंसुलिन को, आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाने में। तो दो प्रमुख कारण जिसके कारण आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बन सकते हैं, पहला है डाइट और दूसरा है स्ट्रेस। इनको एक एक करके देखेंगे हम। तो पहला डाइट देखते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली खाना खा रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट देने का समय नहीं दे रहे, जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, IF, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप रेगुलरली खाना खाए जा रहे हैं ड्यूरिंग द डे, और रात में भी लेट में खाना खाते हैं, और सो के सुबह उठते ही चाय बिस्किट खा लेते हैं, उस समय बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाए। तो इवन दो अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्दी भी खा रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इंसुलिन आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ रहेगा। अगर इंसुलिन कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करेगा ही करेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि रात को सनसेट के बाद खाना ना खाएं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंट्रोड्यूस करें। दूसरी चीज़ जो कि आजकल बहुत लोग बात करते हैं जिसके बारे में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। लोगों को लगता है खाली कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देना ही सही है, मगर कार्बोहाइड्रेट्स सारे एक तरीके के नहीं होते। आपको पहले समझना पड़ेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन को बहुत जल्दी स्पाइक देते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन को धीरे धीरे स्पाइक देते हैं। सो वो कार्बोहाइड्रेट जो इंसुलिन को इमीडिएटली स्पाइक दे दें, वो खराब कार्बोहाइड्रेट में कहे जा सकते हैं, और उनका ना ही उपयोग किया जाए तो अच्छा है। जो कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे करके इंसुलिन को स्पाइक दें या धीरे धीरे करके ब्लड शुगर बढ़ाएं, वो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। सो अब वो पता कैसे लगाएं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कैसा है? उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू होती है जो जिससे आपको पता चलता है कि क्या आपका कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली शुगर स्पाइक या इंसुलिन स्पाइक दे रहा है या धीरे धीरे करके। सो शुगर जो ग्लूकोज होती है, डायरेक्ट ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 माना गया है।
तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। अब जो भी फूड प्रोडक्ट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 एंड अबव 70 प्लस है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, और इनको थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेहतर है। उसके बाद जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 69 तक है उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। ये आप थोड़ी मात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं खाने में। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 या उससे नीचे पाया गया है, इधर 54 माइनस लिख दिया है मैंने, 54 या उससे नीचे, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। सो इन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमेशा ध्यान रखिए दैट ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ एक पैमाना है खाने का। खाने की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू और पूरे डाइट की कैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनती है वो बहुत और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप खाने में फाइबर डाल दें तो पूरे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे हो जाता है। अगर मैं वाइट राइस की बात करूं तो वाइट राइस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। सो कई लोगों को लगेगा फिर कि वाइट राइस बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप अगर सेमी ब्राउन राइस खा लें या हैंड पाउंडेड राइस खा लें वाइट राइस के बदले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर अगर आप वाइट राइस भी खा रहे हैं तो उसकी मात्रा कम रखें और उसमें सब्जियां बहुत डाल दें, बिकॉज सब्जियां ना ही आपको विटामिन्स और मिनरल्स देंगी बट वो आपको बहुत इसेंशियल फाइबर भी देंगी, जो फाइबर पूरे मील की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे कर देगा। सो ये कुछ तरीके हैं। अगर आप सब्जियों को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में तो आपकी डाइट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैसे ही नीचे आ जाएगी। तो सब्जियां ना ही आपको विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स देती हैं बट बहुत इसेंशियल फाइबर भी देती हैं, जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नीचे करता है और आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स में पहले पहचानने का। तो आप वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेफर करें जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे आता है। अब वो हैं कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको जानने हैं तो वो प्राइमरीली आपको, जिसे पुराने ज़माने में या गांव में बोलते हैं मोटा अनाज, वो आपको मिलेट्स मिलेंगे। वो आपको मिलेट्स कोई भी, ज्वार, बाजरा, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, बहुत तरीके के मिलेट्स हैं। तो आप हर तरीके के वैरायटी ऑफ मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं खाने में। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपको होल व्हीट भी मिल जाएगा, मगर होल व्हीट जो है वो गेहूं है, इसकी रोटी खाएं। ब्रेड और पास्ताज जो प्रोसेस्ड फूड हैं उसको ना ही खाएं तो बेहतर है। सो बेहतर रहेगा कि आप होल व्हीट की रोटी ही बना के खाएं घर पे। अगर ब्रेड खाना ही है तो कोशिश करें कि खुद ही घर पे बेक कर लें। अगर नहीं बेक कर सकते हैं ब्रेड तो उसको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ के, उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़ के ज़रूर लें कि कहीं उस ब्रेड को बनाने के लिए कोई और गलत तरीके के इंग्रेडिएंट्स तो इस्तेमाल नहीं हुए हैं गेहूं के अलावा। सो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखें कि आप कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेट्स खाएं, होल व्हीट खाएं, आप सेमी ब्राउन राइस खाएं, और अगर वाइट राइस या कुछ खा रहे हैं तो सब्जियां बहुत ज़्यादा डाल के खाएं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि आप कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेट्स और वो कार्बोहाइड्रेट्स खाएं जो कि जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम या लो पे है। मगर कार्बोहाइड्रेट्स ही खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डेयरी जो होती है उसको कम मात्रा में ही लें अगर लेना चाहते हैं। डेयरी पे एक पूरा हम अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर अभी आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि मिल्क जो है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है। मिल्क जो है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है। तो मिल्क में जो शुगर होता है वो लैक्टोज होता है। खाली एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि मिल्क पी लेने के बाद इमीडिएट स्पाइक जो ना भी मिले, मगर लंबे टाइम तक मिल्क जो है आपका इंसुलिन बढ़ा के रखता है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। हाँ, दही में ये पाया गया है कि वो चीज़ थोड़ी कम होती है। तो अगर डेयरी ले भी रहे हैं तो कम मात्रा में दही लें तो बेहतर है। डेयरी पे हम एक अलग वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरी डेयरी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके का दूध लेना चाहिए अगर लेना है तो।
और क्या मात्रा होनी चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं, जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इन सब प्रोसेस्ड फूड्स में अगर आप देखेंगे तो चीनी भी होती है, शुगर, और उसके अलावा बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, जो सीधा लिवर पे जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें, जैसे कि ट्रांस फैट हो सकता है हो। तो ये सारे जो चीज़ें जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ाती हैं हमारा इंसुलिन। अगर आप डाइट का चक्कर देखें इंसुलिन में, तो सबसे पहले आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद आपको वो खाना खाना चाहिए जिसमें सब्जियां ज़्यादा हों, वेजिटेबल्स ओरिएंटेड। आपकी डाइट वेजिटेबल ओरिएंटेड होनी चाहिए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, प्लांट बेस्ड ज़्यादा खाइए। देन आप नट्स और सीड्स खाइए, नट्स और सीड्स खाइए, और बाहर का खाना बहुत ही अवॉइड करिए, और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ही ना खाइए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अपनी डाइट में बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेजिटेबल ओरिएंटेड खाना, सीड्स एंड नट्स और स्प्राउट्स वगैरह इंक्लूड करिए अपने डाइट में। ये करने से अगर खाने की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो वो होने के चांसेस कम होंगे। अभी हमने समझा कि डाइट में किस कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और क्या करना चाहिए उसको हटाने के लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वो है स्ट्रेस। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन कॉर्टिसोल वो बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आप एक जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने एक शेर आ जाए, अब चाहे आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो, आपको बॉडी में एनर्जी अपने आप आ जाती है ताकि आप वहाँ से भाग जाएं, भाग खड़े हों इमीडिएटली। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। आपके सामने शेर आएगा तो या तो आप भाग जाएंगे, मतलब आप फ्लाइट कर जाएंगे, या अगर आप भाग नहीं सक रहे हैं, अगर आप अब भाग ही नहीं सकते कहीं, तो आप अल्टीमेटली फाइट करने की सोचेंगे उस शेर से। शेर आने से आपके सामने स्ट्रेस आया, जैसे ही स्ट्रेस आया वैसे ही आपका फाइट और फ्लाइट के लिए आपको एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आई कहाँ से? जब आपने कुछ खाया भी नहीं, अगर आप थके हुए भी हैं, तब भी आप में एनर्जी आ गई। तो वो एनर्जी आपको आपके बॉडी के स्टोर्ड शुगर से मिलती है। स्टोर्ड शुगर, ये स्टोर्ड शुगर वो शुगर है जो आपके लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है स्ट्रेस में, तो आपके ब्लड में शुगर हाई हो जाती है। ये ब्लड शुगर आपकी हाई हो जाएगी ब्लड में, तो ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर हाई हो गई, इवन दो आपने कुछ खाया नहीं। अब ये जो तरीका बनाया है भगवान ने इंसान का, वो इसलिए बनाया है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो हाई होके आप स्ट्रेस को सॉल्व कर पाए। लेकिन अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड मतलब हर समय आपको कोई ना कोई तरीके का स्ट्रेस है, तो अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं, तो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हुए क्या होता है कि आपकी ब्लड शुगर हमेशा हाई रहती है, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हमेशा हाई है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमेशा हाई है तो ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है। तो इवन दो आपने कुछ गलत नहीं खाया, आप एकदम सही खा रहे हैं, मगर स्ट्रेस के कारण आपका शुगर हाई हो जाता है, और फिर शुगर हाई हो जाता है तो फिर वही कहानी जो अभी समझाई मैंने आपको कि शुगर हाई होने से इंसुलिन हाई हो जाएगा और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद चाहे आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहने से ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ब्लड शुगर हाई रहेगा, और ब्लड शुगर हाई होगा तो वो इंसुलिन को हाई कर देगा, जैसे कि अभी समझाया मैंने इस वीडियो के शुरुआत में। और वो इंसुलिन हाई करने के कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देगा, जो कि आपको बड़ी बीमारियों के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें दैट जो भी क्रॉनिक स्ट्रेस की आपकी कंडीशन है उसको कम कर पाएँ।
तो आप उसको रिड्यूस कर दें, उसको हटा दें तो बहुत ही अच्छा है। कुछ सिंपल तरीके हैं कि आप योगा चालू करें, प्राणायाम चालू करें, मेडिटेशन चालू करें, उनसे आप स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे। मगर यूजुअली क्रॉनिकली स्ट्रेस कंडीशंस जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, तो उन स्ट्रेस के फैक्टर का भी इलाज करना ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को सॉल्व करिए किसी भी तरह। अगर आपको स्ट्रेस फाइनेंशियल कंडीशन से हो रहा है तो उसको सॉल्व करिए किसी भी तरह। क्योंकि अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस है तो अगर आप प्राणायाम या योगा कर भी रहे हैं तो आप उसको बस मैनेज कर रहे हैं, वो स्ट्रेस फिर से आपके जीवन में आ जा रहा है। उसको सॉल्व करें किसी भी तरह से उस स्ट्रेस को, तो ऑटोमेटिकली आपको जो आप प्राणायाम या योगा करेंगे वो आपको एडिशनल बेनिफिट्स देगा फिर, ना कि खाली स्ट्रेस मैनेज करने में। कुछ स्ट्रेस इनएविटेबल होते हैं लाइफ में, जो होना ही है। जैसे आपको अपना काम जो करना है उसका स्ट्रेस होना ही है, आपको अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपको ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है, उसका स्ट्रेस होना ही है। जो थोड़ा बहुत फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेशनशिप का नॉर्मल स्ट्रेस है वो होना ही है। तो ये स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ये होना ही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई का थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ही है। तो ये स्ट्रेस जो हैं उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मगर जो क्रॉनिक स्ट्रेसेस हैं, जो कि आप चाहते हैं सॉल्व होना मगर हो नहीं पा रहे हैं सॉल्व किसी ना किसी कारण से, वो आपको बहुत स्ट्रेस देता है। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। सो इस तरीके से स्ट्रेस आपको बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। सो इवन दो आपने देखा होगा बहुत लोग ना तो ज़्यादा मोटे हैं, ना ज़्यादा कुछ गलत खाते हैं, मगर कोई ना कोई बीमारी, बड़ी बीमारी उनको हो जाती है आगे जाके। तो अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है उनकी लाइफ में। सो इस वीडियो में फिर अब हमने जाना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको काइंडली लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख पाएँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।